Good morning to dear student. Welcome to again EVM online classes. I am Sir Chetan Sharma. For the class 8 subject science, according to the NCERT pattern, the chapter third is synthetic fiber and plastics. बच्चों हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरह के फाइबर होते हैं और फाइबर के टाइप्स कितने होते हैं और इस फाइबर से किस तरह से अदर क्लोथ मटेरियल है या और भी कोई सिंथेटिकली आइटम्स है या अदर और कोई चीज़ें जो है वो आप लोग बना सकते हैं, है ना, जो डेली लाइफ में डोमेस्टिकली पर्पस में काम आते हैं, जैसे कर्टन्स हो गया, कारपेट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ठीक है ना, टेबल क्लॉथ हो गए, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। फाइबर मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में, द फाइबर इट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड, लॉन्ग फिलामेंट होता है जो कि बिल्कुल फाइन होता है और इसका यूज़ जो है वो फैब्रिक बनाने में किया जाता है। ओके, तो फाइबर कन्वर्ट इनटू अ फैब्रिक, और फैब्रिक को बोला जाता है जो भी अपन लोग जैसे क्लोथ में हो गया या और भी कोई चीज़ों में हो गया, अपन के कैरी बैग्स वगैरह बनाने में हो गया, ठीक है ना, बेडशीट वगैरह बनाने में हो गया, है ना, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो जनरली देखा गया है कि फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, वन ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर दोज फाइबर विच वी आर गेट बाय टू द नेचर, जो गिफ्ट है इट डायरेक्टली कम फ्रॉम टू द नेचर, जो नेचुरली प्रोडक्ट होंगे वहाँ से अपन लोगों को उसको प्रिपेयर किया जाएगा। जस्ट लाइक अ कॉटन जो कि प्लांट नेचुरल फाइबर होता है, एनिमल फाइबर की बात करें तो वूल हो गया, सिल्क हो गया। ओके, अदर एंड अगर बात करें आर्टिफिशियल या सिंथेटिकली या मैनमेड की, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स की, तो ऐसे फाइबर विच आर मैन मेड जनरेटेड, जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। अब बच्चों ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें नेचुरली, रॉ मटेरियल तो नेचुरली मिल जाएगा, कच्चा माल है ना, वो तो नेचर दे देगी, लेकिन आगे वो फैब्रिक बनाने में कैसे काम आएगा, उसको केमिकली ट्रीट किया जाएगा और वो केमिकली ट्रीट किया जाएगा बाय द ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिकली फाइबर्स। अब सिंथेटिकली फाइबर्स अपने बहुत सारे हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, डैक्रॉन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे। उसी बेस पर अगर थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें और आगे का और प्रोसीड करें तो हम लोगों को ये देखेंगे कि सिंथेटिकली सिर्फ फाइबर ही नहीं, प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये जो बनने का जो क्रम होता है उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। सिंथेटिकली फाइबर की बात कर दें या सिंथेटिकली प्लास्टिक की बात करें, ये प्रोसेस से बनता है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, यानी स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल यूनिट्स होती है, वो कंबाइंड हो जाती है और एक चेन बना देती है, एक लिंक बना देती है। वो जो चेन होगी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, स्ट्रेट फॉर्म में हो, ब्रांच फॉर्म में हो, क्रॉस लिंक में हो, उनका इस तरह से अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो मोनोमर्स का इस तरह का अरेंजमेंट और एक लॉन्ग चेन बना देना, वो कहलाता है पॉलीमर। और ये होल प्रोसेस, चाहे मैं वो फिर रेयॉन बना रहा हूँ, नायलॉन बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, ये सब प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। तो आप लोगों को बच्चों एक ध्यान रखना है कि अगर बात करें सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक प्लास्टिक की, उनको बनाने का प्रोसेस कौन सा होता है, तो वो आप लोगों को याद रख लेना है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन। कई कई बुकों में जेड की जगह एस में आएगा तो इट इज नॉट बिग मैटर। ओके, अब बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को रेयॉन आप लोगों को मैंने करवा दिया था, इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने रेयॉन के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो के अंदर हम लोग नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों नायलॉन का स्टार्ट करते हैं, रेयॉन हो चुका है ऑलरेडी। नायलॉन के बारे में देखते हैं कि नायलॉन होता क्या है। नायलॉन, ओके बच्चों, तो नायलॉन होता क्या है जनरली आप लोगों को मैं बता दूं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा नायलॉन का, नायलॉन इज अ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। जबकि मैंने रेयॉन के बारे में आप लोगों को क्या बताया था, रेयॉन जो होता है वो सेमी सिंथेटिक होता है, यानी हाफ जो है वो नेचुरली और हाफ जो है वो केमिकली ट्रीट किया हुआ है, यानी वो मिक्स में है ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, नायलॉन इज फुल्ली सिंथेटिक, इट इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये प्रकार का फुल्ली सिंथेटिक है। अब फुल्ली सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, टोटल मैन मेड जनरेटेड। फुल्ली सिंथेटिक का मतलब क्या हो जाता है बेटा, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर का मतलब हो जाता है इट मीन्स टोटली मैन मेड जनरेटेड, या जिसको आप लोग केमिकली ट्रीटेड करके बनाते हैं। नेक्स्ट
अगला अगर पॉइंट देखे मेंशन करें तो नायलॉन का हो जाएगा कि नायलॉन जो है वो जनरली मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी सिंथेटिक फाइबर होगा या प्लास्टिक होगा वो पॉलीमराइजेशन से बनेगा, तो नायलॉन भी एक तरह का पॉलीमर होता है। नायलॉन इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ये भी एक पॉलीमर होता है जिसमें मैंने आपको बताया था पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किसके हो गए, बहुत सारे पार्ट्स यानी मैनी पार्ट्स किसके हो गए, मोनोमर्स के। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यानी कि अगले पॉइंट में उसके मोनोमर भी बताऊंगा। पहले आप लोग ये ध्यान रखो कि नायलॉन जो है वो एक पॉलीमर यानी बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है ना। तो नायलॉन इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ पॉलीएमाइड। अब यहाँ पर आप लोगों को मजा आएगा। एक्चुअली ये पॉलीएमाइड का बना होता है। एमाइड का मतलब होता है यहाँ पर एक ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है NH2। ये ग्रुप कंपल्सरी आएगा उसके अंदर। तो नायलॉन जो होता है उसके अंदर एमाइड ग्रुप तो पक्का आएगा ही आएगा, चाहे तो आप नायलॉन किसी भी टाइप का बना रहे हो, नायलॉन 6 बना रहे हो, नायलॉन 6 बना रहे हो, नायलॉन 2 बना रहे हो, ये मैं उनकी वैरायटी बता रहा हूँ नायलॉन की, है ना। तो उनके अंदर ये ग्रुप तो पक्का आएगा ही आएगा। अभी हम लोग लेट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नायलॉन इज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला अगर जो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था तो वो भी नायलॉन ही था। फर्स्ट सबसे पहले एक्चुअली अगर नायलॉन को देखें बच्चों तो नायलॉन में NYLON आया हुआ है यानी ये 2 कंट्रियों का कॉन्ट्रीब्यूट है। नायलॉन को अगर देखें तो इसमें 2 कंट्रियों का कॉन्ट्रीब्यूट आया हुआ है। अगर मैं NY को अलग कर दूं तो यहाँ पर मुझे एक कंट्री का नाम पता चलेगा, न्यूयॉर्क। प्लस अगर मैं LON को देखूं तो यहाँ पर एक कंट्री और पता चलेगी, लंदन। तो नायलॉन जो है एक्चुअली 2 कंट्रियों का मिक्स कंबाइंड ग्रुप होता है, न्यूयॉर्क और लंदन, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके कौन से मोनोमर है जो इसको बनाते हैं, है ना। तो मोनोमर्स ऑफ नायलॉन, मोनोमर्स कौन से हो गए। पहला जो मोनोमर होता है बेटा वो होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड, है ना। ये अभी मैं इसका एक फॉर्मूला लिखूंगा और एक पूरी रिएक्शन आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा। आप लोग ध्यान रखो कि पहला मोनोमर कौन सा होगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड, और दूसरा जो मोनोमर होता है उसको बोला जाता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं। तो देखो नायलॉन बनेगा कैसा, मैं नायलॉन आप लोगों को 6 बना के बता रहा हूँ, देखो कैसा बनेगा। तो इसकी रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो मैं नायलॉन को सिंथेटिक करके बता रहा हूँ बाय द थ्रू ऑफ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो मुझे क्या लेना है, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड। तो मैंने यहाँ पर देखो बेटा हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड लिया। सबसे पहले मैंने CH2 डाला और 6 मॉलिक्यूल इसके डाल दिए, और डाइएमाइड है तो मैंने यहाँ पर NH2 डाल दिया, NH2, और यहाँ पर भी हो गया NH2। तो ये देखो एमाइड ग्रुप आ गया। ये एमाइड ग्रुप का मतलब होता है NH2, तो यहाँ पर ये NH2 आ गया और ये इसका बॉन्ड हो गया, ठीक है। कार्बन की 4 बॉन्डिंग होती है, 2 तो इस नाइट्रोजन से जोड़ दे, इधर नाइट्रोजन से इधर नाइट्रोजन से, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए। उसके बाद में प्लस, अब इसकी एक N यूनिट होती है बच्चों। N यूनिट का मतलब हो गया, मुझे नहीं मालूम है कि मैंने कितने ये हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड एसिड लिया है। ये कौन सा हो गया, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड, ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा जो मैंने बताया वो कौन सा लेंगे मोनोमर, एडिपिक एसिड। इसकी भी N यूनिट देंगे। N यूनिट का मतलब हो गया, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे एडिपिक एसिड कितना लेना है ना, बस नाम जरूर मालूम है, कितना लेना है वो मुझे नहीं मालूम। जैसे आप लोगों को मालूम है चाय बनानी है, तो आप लोगों को मालूम है चाय बनाने के लिए चाय पत्ती कितनी बनानी, अमाउंट नहीं मालूम, तो इसलिए N लगा दिया। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आता है, COH ग्रुप आता है, ठीक है ना। तो C डबल, पहले CH2 डाल दो। अब CH2 में 4 होंगे यहाँ पर, है ना, 4 होंगे, और यहाँ पर एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा, और इसकी भी एक N यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। ये तो हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड, और ये हो जाएगा एडिपिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, एडिपिक एसिड,
अब जनरली होता है क्या बच्चों, देखो दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो हेक्सामेथिलीन डाइमाइन होता है वो हमेशा अपने हाइड्रोजन को रिलीज करता है, ये हमेशा अपने कौन से आयन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अभी मैं रिएक्शन करके बताऊंगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमेशा अपने OH आयन को रिलीज करता है। कौन सा आयन को रिलीज करेगा, OH आयन को। देखो यहाँ पर देखो मजे की बात देखो, जो एमाइन है, सॉरी यहाँ पर बनाना था, जो एमाइन होगा वो अपना हाइड्रोजन आयन देगा और जो कार्बोक्सिलिक होगा वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दूँ, यहाँ पर देखिएगा जरा, अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को मिक्स कर दूँ तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। एक स्मॉल अमाउंट का जो वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और आप लोगों का नायलॉन 6,6 टाइप का काइंड का फाइबर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये OH यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ H2 है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक तरफ H इधर का और एक तरफ H ऊपर रख दिया। बात तो वो क्यों हुई थी, NH2 लिखना था तो NH2 मैंने इस तरह से लिख दिया। और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, यानी नाइट्रोजन के 3 आर्म होती है। तो एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई और दूसरी आर्म ये हो गई, तो नाइट्रोजन की आर्म कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हो गया ये, तो ये जो होगा हमेशा मैंने क्या कहा है, एमाइन हमेशा कौन सा देता है बेटा, एमाइन हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये देखो ये हाइड्रोजन चला गया। अब ये OH और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ से वाटर को रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ से पानी रिलीज हो जाएगा। सेम सीक्वेंस में अगर यहाँ पर देखो तो अगेन वापस देखो, यहाँ से एक और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। एक तो होता है मिडिल से, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल मिडिल से रिलीज होगा और एक साइड से रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखो, इसको भी मैं अगेन वैसे लिख दूँ जैसे यहाँ पर लिखा था। कैसा लिख दिया मैंने, एक तरफ यहाँ लिखा और एक ऊपर लिख देता है ना। तो यहाँ से देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन सॉरी एमाइन होगा, वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, देखो ये OH रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर आ गया, एक और वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो अब जो रिएक्शन बनेगी वो कौन से बनेगी, इधर देखो ये हो गई पॉलीमराइजेशन और रिएक्शन बनेगी तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर होगा N और ऊपर की तरफ H है क्योंकि वो तो H चला गया, C H2 6 का 6 लिखना है, वापस क्या लिखोगे N और एक ऊपर की तरफ H क्योंकि ये वाला H पे चला गया, फिर प्लस, फिर वापस से यह N बना है फिर वापस से क्या लेना बेटा, ये OH चला गया तो क्या बचेगा C और O, ऐसा करके लिखो CO और फिर क्या हो जाएगा CO हो गया, फिर CH2 और यहाँ पर कितने ले रहे थे 4 और यहाँ कितना हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये इस तरह से ये N यूनिट होगी। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर देखो कार्बन जो है वो 6 है और यहाँ पर कार्बन काउंट करो तो कार्बन यहाँ पर तो देखो 4 हो गया, यहाँ पर ये देखो मैं 4 अच्छे से लिख देता हूँ, 4 तो ये हो गया, पांचवा और ये छठा, तो टोटल यहाँ पर भी 6 हो गए। तो ये जो नायलॉन की क्वालिटी बनी है, ये नायलॉन बना है 6,6। कौन सा बना है, नायलॉन 6,6। अपन लोगों ने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, यानी कि यहाँ जो मैंने मोनोमर बताया है वो नायलॉन 6,6 का है। ओके बच्चों, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर आगे और चलते हैं, मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी और इसके और वेरियस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो फटाफट से, यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी से। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नायलॉन की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो नायलॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, एक लंबा एक स्ट्रॉन्ग, फेरी इलास्टिक होता है, फेरी इलास्टिक होता है। अब ये इलास्टिक हो गया तो जनरली ध्यान से सुनना बच्चों कि ये प्लास्टिक बनाने में भी काम आ जाएगा, ध्यान से सुनना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि नायलॉन का सिर्फ फाइबर ही नहीं बनता, नायलॉन का प्लास्टिक भी बनता है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज टू मेक
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इससे थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोप्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब ब्रश वगैरह करते हैं, या आप लोगों के जो स्कूल बैग होते हैं, या कार की जो सीट बेल्ट होती है जिससे अपन लोग लगाते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए, वो जनरली नायलॉन की ही बनी होती है ना। तो नायलॉन जो है वो थर्मोप्लास्टिक में भी काम आएगा। ध्यान सुनना, बहुत अच्छा है ये दोनों चीजें बना रहा है, फाइबर भी बना रहा हो, क्या बना रहा है, प्लास्टिक भी बना रहा है। और क्या हो जाएगा बेटा, नायलॉन इज गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, ये पानी को जल्दी से सोख लेता है ना, तो इजीली ये ड्राई हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर जो पानी को गुड एब्जॉर्बेंट का मतलब सोख लेता है, जो पानी को जल्दी से सोख लेगा वो जल्दी से ही क्या हो जाएगा, सूख भी जाएगा और इजीली वॉश भी हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। और क्या हो सकता है बेटा, इजी टू वॉश होता है, इसके अंदर हाई वेरिएशन रेजिस्टेंस पाई जाती है, हाई लेवल ऑफ एब्रेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि ये आसानी से फटता नहीं है, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिक होता है। लॉन्ग लास्टिक का मतलब होता है लंबी रेस का घोड़ा है भैया, बहुत लंबे समय तक चलेगा, आसानी से फटता नहीं है। लेवल ऑफ द एब्रेशन एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई मौत है या कोई अदर इंसेक्ट है उसका कोई अटैक नहीं होता, ये उसको खराब नहीं कर सकते। जनरली तो क्या होता है, जो कॉटन के बने होते हैं, जो सिल्क के बने होते हैं, वो कपड़े इंसेक्ट की वजह से खराब हो जाते हैं, मौत लग जाती है, या और भी कोई कपड़े के अंदर जानवर लग जाएंगे तो उसको खराब कर देंगे, ये सब नहीं होता। तो ये आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, आप लोगों को इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रॉपर्टी को। फिर हम लोग इसके यूजेस पर आ जाते हैं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, है ना। एक बार इसकी प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से, जल्दी से। चलो अब यूजेस देखना, इसके यूज कहाँ कहाँ होंगे बेटा। यूज इसका हो जाएगा यूज बाय द टेक्सटाइल्स, इसको जनरली जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज होती है वो इनको जनरली यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या बनाने के लिए काम लेगी, जैसे साड़ी वगैरह है, नायलॉन की साड़ियाँ बनती है ना, कर्टन्स है, और क्या नाम है, सॉक्स वगैरह है ना। और आप लोगों की जो ये नोट टाई होते हैं ना, नोट टाई, गले की जो ये टाई होती है, जो स्कूल टाई वगैरह, तो स्कूल टाई वगैरह बनाने में काम आता है, जिसको नेक टाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेक टाई। और क्या बनाने में काम आ जाएगी, कर्टन्स वगैरह हो गया, नायलॉन वगैरह हो गया, और और जनरली कहाँ यूज आ सकता है, यूज इन मेकिंग रोप्स, ये जनरली रस्से वगैरह बनाने में काम आता है, रोप्स है ना, रोप्स फॉर क्लाइंबिंग ऑन द रॉक्स। आप लोगों ने देखा होगा जो पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, या जो रॉक की क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, वो अपने पास में एक रस्सा रखते हैं, है ना। जनरली देखा होगा आजकल तो जो अपने जो पानी का जो टैंकर होता है, जो अपने लोग पानी को सेव करते हैं, उसके लिए भी बाल्टी जो डाली जाती है, उसको बाल्टी को पकड़ने के लिए जो रस्सी डाल जाएगी वो नायलॉन की बनी होती है, ठीक है ना। और नायलॉन का भी और भी बहुत सारा यूज है, मैं आप लोगों को ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टी को रिलीज करके बता देता हूँ। देखो और क्या यूज हो गया बेटा, और ध्यान से सुनना, नायलॉन इज ऑल्सो यूज मेकिंग बेडशीट, ये बेडशीट वगैरह बनाने में भी काम आती है ना, बेडशीट है, और आप लोगों की चादर वगैरह हो गई है, ठीक है ना, यहाँ पर भी बनाने में काम आती है बेडशीट वगैरह। और क्या हो जाएगा, नायलॉन इज यूज टू मेक टूथब्रश, जो आप लोगों का जो टूथब्रश होता है वो भी बनाने में काम आता है ना। जो क्रिस्टल होते हैं ना, जहाँ से आप लोग सफाई वगैरह करते हैं, वहाँ पर काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट ऑफ कार, सीट बेल्ट होता है ना कार का, उसमें भी बनाने में काम आता है, सीट बेल्ट ऑफ कार, etc। अब ये सारे इतने सारे यूजेस हो गए,
ठीक है बच्चों, तो आई होप आज आप लोगों को नायलॉन के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पूरा वीडियो वापस से डिवाइड करके देखना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ, मैंने एक पॉइंट अच्छे से समझाया, ठीक है ना। और एक जनरली नायलॉन की कहानी भी रही है, नायलॉन कैसा आया वो भी मैं आप लोगों को ओरली समझा देता हूँ। वैसे कभी पूछा नहीं रहता, लेकिन नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ऑफ सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय क्या हो गया था, जो लोग ट्रेडिशनली क्लोथ पहनते थे जैसे कॉटन के बने हुए हो गए या सिल्क के बने हुए, उनकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी। तो जनरली वुमेन गारमेंट के लिए एक आइडिया आया, एक ये दो कंपनियां जो थी वहाँ पर ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग नायलॉन के भी सिंथेटिक क्लोथ बनाए। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो यूनिफॉर्म बनने लगे, जो मिलिट्री वर्कर के लिए, सोल्जर वगैरह के लिए, वो नायलॉन के बनने लगे। और नायलॉन के तो कपड़े आप लोगों को मैंने बताया लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फटते नहीं आसानी से। तो नायलॉन वहाँ से इंट्रोड्यूस होना शुरू, और 1970 में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। इवन इंडिया में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, और इंडिया को देखते दूसरी कंट्री में भी शुरू हो गया। ओके बच्चों, आज ही आप लोगों को मैंने करवा दिया नायलॉन के बारे में। नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को पॉलिस्टर के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।